हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर, जिसका सीधा सा मतलब है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। ठीक है, पर्यावरण के प्रभाव, उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका आकलन करना। ठीक है, ये चीज एक अलग तरीके से इंडिकेट करके दी हुई है सिलेबस के अंदर कि भैया हमें इस एक प्रॉपर चीज से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, अगर आप एनवायरमेंट पढ़ रहे हो तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये चीज है क्या? अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान के चलो हमने यहाँ XYZ एक इंडस्ट्री लगाई। ठीक है, अब इंडस्ट्री लग रही है तो इसका फायदा किस लिए है? डेवलपमेंट में विकास होगा भाई, नई नई इंडस्ट्रियां लग रही हैं, कंपनियां लग रही हैं, इससे ग्रोथ बढ़ेगी, विकास होगा हमारा। बट क्या इस विकास, ये तो लाभ हो गया, बट इसकी हानि क्या है इस इंडस्ट्री की? ये XYZ एक कंपनी है, इसकी हानि क्या होगी पर्यावरण पर? क्योंकि प्रदूषण फैलाएगी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करेगी। ओके, तो इसका नुकसान, अब वही चीज यहां पर ये चीज दिखाई जाएगी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में, कि इसका सीधा सा मतलब है जो पर्यावरण से हमारी रिलेटेड जितनी भी टेंशंस हैं, जो चिंताएं हैं, उनके साथ जितनी भी हमारी विकास गतिविधि है ना, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन करना है। ठीक है, जैसे मान चलो ये विकास भी हमें करना है और ये जो हानि जो हो रही है इसको भी मिनिमाइज करके चलना है। इन दोनों के बीच हमें इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाना है, सामंजस्य बिठाना है, ताकि हमारा जो विकास का लक्ष्य है वो भी अचीव हो जाए और जो पर्यावरण को नुकसान है वो भी कम से कम हो। जो पर्यावरण को नुकसान है वो कम से कम हो। ठीक है, और नुकसान क्या होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से, कि भाई इस प्रॉपर इंडस्ट्री से हमें क्या नुकसान होंगे, हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा EIA। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या है बताइए भाई। देखो यार, पहला तो है, पहली चीज तो है ये एक क्लियरेंस टूल है। अगर मान के चलो इस इंडस्ट्री का EIA हो जाता है, ठीक है, और हमें सारी चीजें पता चल जाती हैं और हम उसके एक अल्टरनेटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है, इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, तो एक हमें एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाएगा। एनवायरमेंट क्लियरेंस टूल है ये, कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हो, कंपनी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्लियरेंस लेना, कि मेरी कंपनी लग जाएगी नहीं लगेगी। दूसरा क्या है? दूसरा है जो इससे हमारे जोखिम होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं, हमारे आसपास के लोग जो रह रहे हैं, ठीक है, उनको, जानवरों को, एनिमल्स को, हमारी आसपास के वातावरण को क्या नुकसान होगा, एयर, मिट्टी, पानी, उसका आकलन हो जाएगा। जोखिम का आकलन हम लोग कर सकते हैं EIA से, कि भाई कितना जोखिम है, क्या क्या चीजें हैं। तीसरा है उत्पादन पश्चात निगरानी। उत्पादन पश्चात निगरानी हम रख सकते हैं कि वास्तव में क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई किसी तरह का जोखिम अगर होता, नुकसान अगर होता है, तो उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेशन में हेल्प है। ठीक है, मतलब उसको खत्म करने में या कम करने में हेल्प मिलेगी इससे। जब हमें यही नहीं पता रहेगा कि यार नुकसान क्या है, कितना हो रहा है, तो हम उसे खत्म कैसे करेंगे या कम कैसे करेंगे? और हमें पता कैसे चलेगा नुकसान का? EIA से। फिर उसके बाद हम उसके अल्टरनेटिव्स देखेंगे। ठीक है, तो इसी से हमें ऑब्जेक्ट्स में, इसी से हमें शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म और लॉन्ग टर्म के नुकसान के बारे में पता चलेगा, कि हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म क्या नुकसान होगा हमारे। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स। EIA क्या है?
वो मैंने बता दिया कि भाई विकास के साथ साथ जो हमारे पर्यावरणीय चिंताएं हैं उनको सामंजस्य बिठा के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, ओके। और यह कोई भी परियोजना अगर हम चला रहे हैं किसी भी तरह की, तो उसके जो जो हमारे पास हानिकारक इम्पैक्ट पड़ेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे पर्यावरण पर, उसके परिणाम रिजल्ट्स क्या निकलेंगे उनके बारे में पता लगाता है। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्टिव्स आपको बता दिए। ओके, अब एक चीज देखते हैं यार, हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, वो चीज देख ली, अब है कि कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे इसके। कंपोनेंट्स ऑफ EIA मींस इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का सीधा सा मतलब है कि यार अगर मैं कहीं इंडस्ट्री लगाई है मैंने XYZ, तो उससे क्या क्या इंपैक्ट और किस किस चीजों पर पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं एयर पर, ठीक है, एयर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई, वायु की गुणवत्ता खराब हो सकती है। ठीक है, वायु की दिशा, गति, आर्द्रता, वो सारी चीजें खराब हो सकती हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं, नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है, जो भाई इंडस्ट्री लगेगी उसकी आवाज। हालांकि हमने पॉल्यूशन वाले चैप्टर में नॉइज पॉल्यूशन की बात की थी, और वहां पे जो हमें पैरामीटर्स बताए थे हमारे इंडिया ने, CPCB ने, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, कितने बताए थे आपको अगर याद होगा तो, इंडस्ट्री वाले चैप्टर में, इंडस्ट्री वाले में 75 dB डे और 70 dB नाइट का, इतना बताया था ना। तो भाई नॉइज पॉल्यूशन अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो भाई नॉइज पॉल्यूशन है, क्या कर सकते हैं। तीसरा है वाटर के ऊपर हमारे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। तो एक कंपोनेंट वाटर हो गया कि भाई हमें वाटर के बारे में बात करनी है, हमें एयर के बारे में बात करनी है, हमें नॉइज के बारे में बात करनी है कि एक ये इंडस्ट्री लगी है तो उससे इन चीज़ों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि भाई कंपनी से जो खराब पानी होता है वो पानी में मिला दिया जाए, जैसे बहुत सी जगह छोड़ते भी हैं। मैंने आपको वाटर पॉल्यूशन में डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसकी क्वालिटी खराब हो सकती है वाटर की। उसके बाद है हमारा भाई जमीन पर लैंड, मतलब मृदा में जो मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है, उर्वरक क्षमता, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो कई सारी चीजें यहाँ पर, मतलब इन ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सब हमें देखने ही देखने हैं। और उसके बाद है एक नेक्स्ट बायोलॉजिकल, मीन्स उस प्रॉपर एरिया में अगर यहाँ XYZ इंडस्ट्री है तो ये तो इंडस्ट्री होगी, बट इसके जो इतना इतना एरिया है, मान चलो इस एरिया में रहने वाले जीव जंतु, पेड़, वनस्पति, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो चीज भी हमें देखनी है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक कंपोनेंट्स की बात। अब फिर आती है यार कि ठीक है कंपोनेंट्स हमने देख लिए, बट EIA करने के लिए कौन कौन चीज शामिल होगी, पार्टिसिपेंट कौन कौन होंगे। पार्टिसिपेंट्स मतलब कौन कौन मेंबर EIA रिपोर्ट बनाने के लिए या EIA करने के लिए शामिल होते हैं। तो EIA पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में एप्लीकेबल है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कुछ प्लेयर्स होते हैं, लाइक कुछ लोग इसमें शामिल होते हैं। पहला तो होता है वो जो परियोजना शुरू करते हैं, मीन्स अगर मैं अपनी कोई कंपनी लगा रहा हूं या कोई स्कीम चला रहा हूं, तो मैं तो उसका हेड हूं, मैं तो उसमें ऑटोमेटिक उसका मेंबर हूं ही, पार्ट हूं ही। तो जो परियोजना चला रहे हैं। दूसरा कौन होगा, दूसरा है EIA तैयार करने के लिए परियोजना, लाइक मीन्स एक होगा आपका पर्यावरणीय सलाहकार। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल एडवाइजर जो होगा, एक तो वो होगा जो बताएगा भाई इससे ये नुकसान है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तीसरा होगा, एक तो होगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि जिस स्टेट में लग रही है वो, और सेंटर की तो होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होगा पब्लिक हियरिंग, जनता, क्योंकि अब ये जो इंडस्ट्री है यहां जनता भी तो रह रही होगी। ठीक है, हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया अलग बनाते हैं मगर वहां आसपास जनता भी तो रहती है। ठीक है, तो जनता भी है।
ओके, जनता को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, बिल्कुल उनसे भी एडवाइस लेते हैं। मैं बताऊं आपको कि EIA की प्रोसेस कैसे कैसे होती है पूरी। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट है EIA एजेंसी। EIA एजेंसी पर्यावरण प्रभाव आकलन एजेंसी संस्था जो होगी वो होगी। और उसके बाद नेक्स्ट होगा पर्यावरण और वन मंत्रालय का कोई एक रीजनल सेंटर होगा, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक रीजनल ऑफिस, रीजनल केंद्र, सेंटर, रीजनल सेंटर, ठीक है, क्योंकि इनके सेंटर्स अपने अलग अलग जगह बने हुए हैं। तो ये टोटल 6 पार्टिसिपेंट्स इसमें होते हैं। एक मैं हूं जो परियोजना चला रहा हूं या जो हेड हूं, दूसरा एक इन्वायरमेंटल एडवाइजर होगा, तीसरा, अब भाई पॉल्यूशन की बात आ रही है तो सेंट्रल पॉल्यूशन और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, चौथी जनता हो गई उस एरिया में रहने वाली, पांचवी EIA एजेंसी हो गई और छठी एक रीजनल सेंटर हो गया। तो ये 6 पार्टिसिपेंट टोटल उसमें होते हैं, ठीक है भैया। उसके बाद अब मैंने कंपोनेंट्स बता दिया आपको, पार्टिसिपेंट बता दिया। अब हम बात करते हैं यार इंडिया की, ठीक है। ये तो मैंने एक आपको सारी चीजें बता दी कैसे कैसे वो चीज होती है। EIA इन इंडिया, ठीक है। तो EIA इन इंडिया, इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ 1978 में, ठीक है। और रिवर वैली प्रोजेक्ट जो चले थे, ठीक है, उनके ऊपर उस टाइम पर ये इंट्रोड्यूस हुआ था कि भाई हमें अब इतने सारे प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा रिवर वैली प्रोजेक्ट कई बार चले हुए हैं, ठीक है। भाखड़ा डैम के ऊपर भी है, बलियापाल मूवमेंट आपने देखा होगा उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो कई सारे मतलब वो चलाए गए हैं मूवमेंट वगैरह कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, ठीक है, वहाँ के आसपास के एरिया को नुकसान हो रहा है। तो ये तब इंट्रोड्यूस किया गया था कि यार एक बार हम पर्यावरण को लेकर कोई भी प्रोजेक्ट अगर चला रहे हैं तो उसके बारे में पता कर लें कि कितना नुकसान है, क्या चीज़ें हैं, फिर अब अल्टरनेटिव्स देखेंगे या फिर उस जगह को चेंज करेंगे या कुछ ना कुछ और चीज़ें करेंगे, मुआवजा जैसी चीज़ें देंगे, ठीक है ना। और ये EIA आता किसके अंदर है, ये आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो 2016 के अंदर एक हमने इंडस्ट्रीज की एक नई डेफिनेशन निकाली थी कि भैया कुछ वाइट लेबल इंडस्ट्रीज हैं, कुछ ब्लैक लेबल हैं, कुछ ब्राउन लेबल हैं, कुछ रेड लेबल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो एक चीज ये बोली गई कि भैया जो रेड लेबल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, रेड कैटेगरी की जो इंडस्ट्री है उनके लिए EIA कंपलसरी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस टाइप की इंडस्ट्री के लिए EIA कंपलसरी है, रेड कैटेगरी इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रदूषण है, जो ये मतलब प्रदूषण फैलाती हैं, ठीक है, पॉल्यूशन करती हैं, वो 60 से अबव है। क्योंकि कैटेगरी बनाई हुई है 0 से 100 तक, तो 10 से 20 के बीच में कौन सी है, 20 से 30 के बीच में, 40 से 50 के बीच में, 40 से ऊपर 60 से, तो ये 60 से ऊपर प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री है। इस वजह से इसे रेड कैटेगरी इंडस्ट्री बोला गया है। तो इनके लिए भैया ये जरूरी है EIA करवाना, ठीक है। पर आपके मन में एक बात आएगी कि आपने एक चीज बताई थी, क्या, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आपने एक वर्ड बताया था इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। हाँ भैया बताया था। तो इसका मतलब क्या है ना। तो दिमाग में आ गया होगा आपके कि इसका मतलब क्या है। तो भैया इसका मतलब है गो अहेड,
ठीक है, क्या मतलब, गो अहेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया हमने आपका जो भी प्रोजेक्ट था, आपकी जो भी इंडस्ट्री थी, उसको हमने क्लियरेंस अपनी तरफ से दे दिया है, ओके रिपोर्ट है, आप अपना काम शुरू कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। इसका मतलब गो हेड, चले जाओ, जाओ करो शुरू। ठीक है ना। अब कुछ इंडस्ट्री हैं जो मतलब जिन्हें एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है और उन्हें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जितने भी प्रोजेक्ट होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे उन्हें क्लियरेंस की जरूरत है। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज हो गई, माइनिंग हो गया, थर्मल पावर प्लांट्स हो गई, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोस्टल रेगुलेशन जोन हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, तो इनके लिए, तो ये चीज तो आपकी हो चुकी। ठीक है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो गया, गो हेड हो गई। तो हमने कितनी सारी चीजें अब तक देख चुकी हैं। हमने ये देख लिया कि ईआईए है क्या, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात कर ली, हमने ये देख लिया कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, हमने ये देखा कि उसके जो प्लेयर्स हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन लोग हैं। उसके बाद हमने ईआईए इंडिया के अंदर बात कर ली, एनवायरमेंटल क्लियरेंस ये देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके स्टेप की, कि स्टेप्स इन, ये रही प्रोसेस पूरी पूरी। ठीक है भैया, ये आपको दिख रहा होगा। ओके, देखो क्वेश्चंस या तो वो आपके स्टेप से पूछेगा, क्योंकि पहले कभी इससे पूछे नहीं, हालांकि मैं आपको करवाऊंगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इसके एक तो प्रोसेस से पूछ सकता है कि वो एक सीरीज आपको दे देगा, बोलेगा कि क्या कौन सा इसमें वो सही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपको सक्सेशन के बारे में पूछी थी, ठीक है, इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसमें एक प्रोसेस दे दी कौन सी सही है, उस तरीके से प्रोसेस दे सकता है वो। ओके भैया, या फिर इंडस्ट्री से लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, या फिर मैं और आगे आपको बताऊंगा। अब देखो यार, प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्रोसेस पहली स्क्रीनिंग, स्कोपिंग। अच्छा चलो मैं आपको पहले वैसे बताता हूँ, फिर ये दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा। आ जाओ, प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग। ईआईए प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस के अंदर हमारा सबसे पहली होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? स्क्रीनिंग का मतलब है कि यार जो प्रोजेक्ट प्लान है, ठीक है, उसको, उसका एक तो साइज देखेंगे हम लोग, साइज कितना है, उसकी लोकेशन देखेंगे किस स्थान पर है, उसका निर्माण के वगैरह के बारे में देखेंगे कि यार क्या क्या चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जांच करेंगे। और उसके बाद पता करेंगे कि यार इसके ईआईए प्रोसेस की जरूरत है, विधायी अनुमोदन की जरूरत है या नहीं है, इसकी जांच की जाएगी। मींस जो प्रोजेक्ट प्लान को इसके आकार, ठीक है, आकार हो गया, स्थान हो गया, और निर्माण के साथ साथ विधायी अनुमोदन की आवश्यकता है या नहीं, इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा आगे कि भाई जो 2006 के रूल्स थे उसमें ऐसी कुछ चीजें दी गई थी कि भैया श्रेणी ए की कैटेगरी में कौन आता है, ठीक है, मतलब उसके लिए विधायी अनुमोदन की आवश्यकता है, स्क्रीनिंग की है या नहीं है, कुछ ऐसी चीजें भी थी। तो स्क्रीनिंग आपको पता चल गई कि भाई इसके आकार, स्थान, निर्माण के साथ साथ उसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता है या नहीं है, इसकी जांच की जाएगी। सेकंड में क्या आएगा, स्क्रीनिंग के बाद स्कोपिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यार उसके प्रभाव, जो संभावित प्रभाव है,
ठीक है। और या फिर प्रभाव क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, फिर उसकी समन रणनीति, उसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके मानदंड के ऊपर बात की जाएगी कि भैया मैंने XYZ इंडस्ट्री लगाई, ठीक है, और उसकी मैंने सबसे पहले क्या करवाई, स्क्रीनिंग हुई कि भैया मेरी लोकेशन कहाँ है, कहीं वो ऐसे एरिया में तो नहीं है जो ग्रीनलैंड एरिया है, ठीक है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैंने जो हरियाली वाला एरिया है या फिर उपजाऊ जमीन है वहां पर मैंने आपको वो इंडस्ट्री लगा दी या प्रोजेक्ट ऐसी जगह लगा दिया है, ठीक है। तो उसके लिए अनुमोदन क्या आ सकता है कि भैया मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मना कर दी जाएगी, नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मैं करवाऊंगा स्कोपिंग, ठीक है। स्कोपिंग होगी कि भैया मैंने जो इंडस्ट्री लगाई है उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसका एरिया, एयर पर कितना है, मृदा पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है, प्रभाव क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र उसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद अगर ये प्रभाव पड़ रहे हैं, इनसे नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान को कम कैसे किया जा सकता है, वो है समन रणनीति। इस सारी चीजों के ऊपर हम लोग स्कोपिंग वाले में बात करते हैं। और इसमें जो EIA करने वाली एजेंसी जो होती है, मैंने आपको बताया था ना, उसके 6 पार्टनर्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसमें EIA एजेंसी की बात मैंने एक की थी आपको, ठीक है। तो जो EIA करने वाली एजेंसी होती है उसको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर जो EIA एजेंसी है, EIA एजेंसी जो होती है उसे जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, दिशा निर्देश का पालन करना होता है। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप से सारी चीजें कर देगी, नहीं। जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने दे रखी हैं कि भैया ये चीज आपको देखनी है, तो वो आप देखोगे, उन गाइडलाइंस का पालन करोगे EIA करते टाइम, ठीक है। तो ये आपका सेकंड प्रोसेस होगी। थर्ड थर्ड है उसका कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा। अब भाई कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा का कलेक्शन किया जाएगा, सीधी सी बात ये है, डाटा कलेक्ट किया जाएगा, जो मीन्स जो जहां पर जो भी हम चीज देख रहे हैं, जहां इंडस्ट्री बन रही है, जहां पर प्रोजेक्ट चल रहा है, उस जो अध्ययन क्षेत्र उसकी स्थिति कैसी है, वो सारा का सारा डाटा हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे कि ये चीज है, ये नुकसान है, ये फायदे हैं, ये चीज हम कर सकते हैं, इस पर इतना नुकसान होगा, हमें ये चीज एक अल्टरनेटिव ये हम सोच सकते हैं, ठीक है, और इसे हम ऐसे कम कर सकते हैं उस तरीके से। तो सारी सारी चीजों का डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब डाटा कलेक्ट हो गया, देन होगी इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, प्रभाव की भविष्यवाणी, इम्पैक्ट प्रोडक्शन। इम्पैक्ट प्रोडिक्शन क्या है, मतलब इम्पैक्ट प्रोडिक्शन का मतलब है प्रभाव की भविष्यवाणी, ठीक है भैया, कि जो प्रभाव जो पड़ेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कम समय के लिए है या ज्यादा समय के लिए है, ठीक है, हानिकारक ज्यादा है, ठीक है, या कम है, ओके, परमानेंट है या नॉन परमानेंट है। तो इन प्रभावों की भविष्यवाणी की जाएगी कि कुछ परमानेंट इफेक्ट पड़ सकते हैं, कुछ टेम्पररी इफेक्ट हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, हम लोगों ने रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में बात की थी, तो उसके हम लोग कुछ सोमेटिक और कुछ जेनेटिक डिजीज के बारे में बात की, इम्पैक्ट के बारे में। जो सोमेटिक है वो क्या है, वो हमारे जनरेशन लाइक जीन्स वगैरह से इम्पैक्ट नहीं है, जेनेटिकली नहीं है वो, जैसे बाल झड़ गए या कुछ और चीजें हो गई, कैंसर हो गया, ठीक है। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है, किसी को कोई रोग होता है पहले से ही और वो इन इम्पैक्ट की वजह से ठीक हो जाता है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, तो वो चीजें भी है। तो ये क्या हो गया, इम्पैक्ट प्रोडिक्शन, जो प्रभाव की भविष्यवाणी, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद है मिटिगेशन मेजर, मिटिगेशन मेजर, ठीक है, और EIA रिपोर्ट,
मिटिगेशन कैसे, मतलब हम उस चीज को कम कर सकते हैं, जो इम्पैक्ट पड़े हैं ना, ठीक है, उसे हम कम कैसे कर सकते हैं, मिटिगेशन मेजर्स किस तरीके से हम कम करेंगे, और ईआईए रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं। तो मेन चीज ये है कि अगर ईआईए रिपोर्ट ये प्रतिकूल प्रभावों से हमें बचाने के लिए है, प्रतिकूल प्रभावों से बचाव मीन्स, बहुत बार आपने देखा होगा कि यार, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कोई भी इंडस्ट्री वगैरह लगाता है तो उसके इन्वायरमेंटलिस्ट आते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, और उसको बोलते हैं कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है या जो आप कंपनी बना रहे हो ये इस ऐसी जगह पर है जहाँ ये नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या करेगा, वो करेगा कि एक काम करो, ये पैसे लो, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और इसे क्लियरेंस दे दो। तो बहुत बार ऐसा होता भी है। तो वही चीज यहाँ पर दी गई है कि प्रतिकूल प्रभाव से बचाना। ऐसा नहीं है कि किसी ने घूस दी और आपने खा ली, या डरा धमका कर आपने रिपोर्ट चेंज कर दी। तो रिपोर्ट वगैरह आपको असली बनानी है, सही चीज बतानी है आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मिटिगेशन मेजर, ये तो रिपोर्ट की बात हो गई, और मिटिगेशन मेजर है जो भी नेगेटिव इंपैक्ट जो होंगे, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट से बचने या कम करने की नीति पर बातें होंगी इसमें। और फिर एक और चीज है कि अगर ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है तो मुआवजा, मुआवजा की बातें इसमें की जाएंगी मिटिगेशन मेजर्स में, ठीक है। कितना मुआवजा होगा उसकी सीमा निर्धारित की जाएगी कि भाई हम 10 लाख मुआवजा दे सकते हैं, 20 लाख दे सकते हैं, 15, 5, 2, 2.5, 3, जितना भी है वो बातें इसमें की जाएंगी। तो ये एक मिटिगेशन मेजर है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी विफलताएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, नुकसान हो गया, पर्यावरण नुकसान इतना ज़्यादा हो गया कि भाई रहा नहीं जा रहा। बहुत बार ऐसा होगा ना कि जैसे आपने कई बार देखा होगा कि रिवर वैली प्रोजेक्ट जो चलते हैं उसमें लोगों को पलायन करना पड़ जाता है उस एक जगह से। तो भाई जब ये नदी नदी का प्रोजेक्ट ये इस जगह से अगर निकल रहा है तो यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को फ्लड की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, यहाँ यहाँ बाढ़ आ गई, घर नुकसान वगैरह। तो इतने सारे लोगों को क्या किया जाता है, मुआवजा देके उन्हें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाया जाता है। ये आपने देखा भी होगा। तो वही सारी चीजें यहाँ पर है। अगर इतना ही मान चलो एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं हो पाया, या फिर विफल हो गई, या फिर कुछ और चीजें हो गई, तो लोगों को मुआवजे की बातें यहाँ पर की जाएंगी। देन ये चीज होगी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पब्लिक हियरिंग। देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जब इतनी सारी बातें हो रही, लोगों को भगाया जा रहा है, मुआवजे की बातें, तो हम पहले ही क्यों नहीं मना कर देते उनको। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है, मशीनरी खराब हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, उस टाइम की बातें हैं। पब्लिक हियरिंग में क्या है कि वहां आसपास रहने वाले जो लोग हैं, लोगों से राय ली जाएगी, बातचीत की जाएगी उस चीज की ओर है, उनसे परामर्श लिया जाएगा कि क्या क्या चीजें हम लोग और चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या एक्स्ट्रा चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब ये पब्लिक हियरिंग के लिए समय दिया गया है 30 दिन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसमें पब्लिक हियरिंग, लोगों से राय लेने के लिए कितना टाइम दिया गया था, 30 दिन। फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यार जो ईआईए अमेंडमेंट हुआ था 2020 में, ठीक है, उसमें कितना टाइम दिया गया था पब्लिक हियरिंग के लिए, क्योंकि उसमें टाइम कम कर दिया गया था, ठीक है। तो वो जब मैं आपको अमेंडमेंट वाला प्रोसीजर बताऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कितना टाइम कर दिया था, ठीक है। अभी इसलिए आप ये रखो कि ओरिजिनल वाले में क्या था, 30 दिन था, ठीक है, ओके जी। इसके बाद पब्लिक हियरिंग के बाद क्या होगा, आपकी ये 6 वाली थी, और ये थी आपकी सॉरी ये 5 वाली थी, और ये थी 6 वाली पब्लिक हियरिंग। उसके बाद 7 पर आएगा आपका मॉनिटरिंग या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। मॉनिटर करो एंड इम्प्लीमेंट। भाई कार्यान्वयन का समय आ गया है। भाई हमने सारी चीजें देख ली, ठीक है, अब उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा भाई, शुरू कर दी जाएगी परियोजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों की निगरानी की जाएगी कि भाई परियोजना है, परियोजना हमने ये मशीन लगाई, उसके बाद स्टार्ट की, प्रोडक्ट यहाँ डाला, उसमें इसके बाद इतना टेम्परेचर, इतने पर कूलिंग, इतने पर हीटिंग, तो प्रोसेस चलो शुरू करो, ये बॉइलिंग वाला है, ये बॉयलर है। तो उस तरीके से मतलब कार्यान्वयन शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद है कुछ अल्टरनेटिव्स की बात की जाएंगी। अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स क्या है? अल्टरनेटिव्स का मतलब है कि जो अल्टरनेटिव है वो आपका लोकेशन और प्रोसेस टेक्नोलॉजी दोनों को कवर करता है। लोकेशन एंड टेक्नोलॉजी बहुत कवर होती है किसमें? अल्टरनेटिव्स में। कि यार हम लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं अगर ज़्यादा ही वहाँ पर नुकसान है या कुछ और चीज़ें हैं, या फिर हम टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो, ठीक है, जिसकी वजह से जो हानिकारक रसायन है वो कम निकले, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं एज एन क्या? अल्टरनेटिव्स। देन उसके बाद आ जाएगा आपका रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट में क्या होगा? अब भाई रिस्क असेसमेंट, रिस्क के बारे में बात की जाएगी कि भाई रिस्क क्या है, कितना है, कैसे है, क्या चीजें हैं। देन उसके बाद आएगा आपका डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग फाइनल स्टेप है डिसीजन मेकिंग का। ओके, इसमें क्या है कि जो पर्यावरण प्रभाव आकलन है उसके जो विशेषज्ञ हैं या फिर इन्वायरमेंटल जो एडवाइजर है, उन सबको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे? अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो भाई अब अंतिम निर्णय जैसे देखो, EIA वाले हैं, EIA एजेंसी वाले लोग हो गए, ठीक है, प्लस इन्वायरमेंटल जो अवेयरनेस है, जो पर्यावरणीय सलाहकार है, एडवाइजर जो होगा, ये सब सारी चीज़ें करने के बाद, ये जो प्रोसेस है जितनी भी, वो सब चीज़ें करने के बाद किसके पास जाएंगे? परियोजना प्रभारी के पास जाकर उससे क्या करेंगे? क्या करेंगे? परामर्श करेंगे कि भैया आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें ये तो कमियां हैं, ये चीजें हैं, ये हमने अल्टरनेटिव्स बताए हैं, आप ऐसा कर सकते हो, पब्लिक हियरिंग में ये चीज सामने आई है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बता दी जाएंगी। तो भाई परामर्श करेंगे, बाकी डिसीजन मेकिंग हो गया, सारी चीजें क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। अब एक चीज और है कि यार जो अप्राइजल प्रोसीजर है इंडिया के अंदर, कि मूल्यांकन की प्रक्रिया कितने दिन की होती है, कि यार ये अप्राइजल वगैरह करा जाए, ऐसा थोड़ी है साल साल भर आप करते ही जा रहे हो, क्या चीजें हैं। तो जो अप्राइजल प्रोसीजर है ना, देखो यहां पर तो पूरी प्रोसेस हो गई खत्म 10 स्टेप में। अप्राइजल ये कितने दिनों में करना है भाई? जो मूल्यांकन है, जो परियोजना के बारे में 90 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाता है, 90 डेज। और इनके जो 6 रीजनल ऑफिस हैं, ये चीज आपको याद रखनी है भैया, 6 रीजनल ऑफिस हैं, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मैंने आपको उनका बताया था कि इनका एक सेंटर भी इसमें काम करेगा। अब इसमें आप लोग वैसे तो आपको करने की जरूरत है नहीं, तो भुवनेश्वर हो गया, ठीक है, शिलोंग, चंडीगढ़, ठीक है, लखनऊ और बेंगलुरु, उसके बाद भोपाल। तो ये 6 रीजनल ऑफिस हैं इनकी, ठीक है भैया, ठीक है। तो जो मेन चीज क्या होता है अप्राइजल के अंदर, मूल्यांकन के अंदर, कि जो प्रक्रिया जितनी प्रोसेस हमने देखी 10 स्टेप वाली, तो ये क्या करेगी कि सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसके द्वारा एक स्थापित मूल्यांकन समिति बिठाई जाएगी, ठीक है, जो अप्राइजल कमेटी जो होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर फाइनल स्टेप जब हो गए 10 के 10, उन्होंने क्या किया, इन्होंने परामर्श कर लिया परियोजना प्रभारी से। इसके बाद ये जो रिपोर्ट बनाई है इन्होंने सारी की सारी, वे मिनिस्ट्री के पास भेजेंगे, सीधी सी बात है, ऐसा तो नहीं खुद ही रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री को भी दिखाएंगे ना कि भाई ये चीज़ हमने की और ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आएंगे सामने। मिनिस्ट्री क्या करेगी, एक अप्राइजल कमेटी बैठाएगी जो मूल्यांकन करेगी उनकी रिपोर्ट्स का, कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या निकल कर आया है सामने, ठीक है। अब जो परियोजना की जांच की जाती है, तो परियोजना अधिकारियों द्वारा जितने भी आंकड़े हैं उनके आधार पर क्या करेगी, आकलन करेगी। और यही जो आकलन है,
ठीक है, यही 90 दिनों के भीतर होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपको कि भैया अप्राइजल कमेटी जो है उसे अंत जो निर्णय है वो कितने दिनों के भीतर लिया जाना है, 90 दिनों के अंदर। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको 30 दिन वाला प्रोसेसर बताया कि जो पब्लिक हियरिंग है, और एक ये अप्राइजल जो कमेटी है उसकी मतलब प्रोसीजर के बारे में बताया कितने दिन। 6 रीजनल ऑफिस है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वो रीजनल ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 है, 5 है, 7 है, 10 है, उस तरीके से। ठीक है, ओके, ये रहा आपका ये रहा आपका भाई जो पूरा पूरा प्रोसेस है, देख लो। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, डाटा कलेक्शन, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, मिटिगेशन, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग। ठीक है, ये रहा प्रोजेक्ट, पब्लिक कंसल्टेंट, ये रहा। ठीक है, डाटा कलेक्शन का ये रहा, एयर क्वालिटी का, वाटर का, सॉइल, बायोडाइवर्सिटी, सोशियो इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है, हालांकि इसमें कुछ कम दिए गए हैं पर मेन चीज़ इसमें दी गई है। ठीक है, ओके, तो ये प्रोसेस, हालांकि मैंने प्रोसेस आपको बता दी कौन सी है, सारी की सारी। उसके बाद क्या है, ये आ गया मैंने आपको जो बताया था, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006। तो भाई उस टाइम पर निकाला कि भाई नोटिफिकेशन निकालते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है। तो भाई जो परियोजना थी हमारी जितनी भी विकास के लिए जो लगाई गई थी, तो उनको हमने 2 श्रेणियों में बांटा। ठीक है, कैटेगरी ए और एक बांटी कैटेगरी बी। ठीक है ना भैया, उसके बाद जो कैटेगरी ए है, ठीक है, इसमें हमारी जो योजनाएं होंगी, परियोजना होंगी, सेंट्रल लेवल की होंगी। सेंट्रल लेवल की परियोजना, सेंट्रल लेवल परियोजना। और जो बी वाला है उसमें क्या होगी, उसमें स्टेट लेवल की, राज्य स्तरीय परियोजना। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ये नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें आई थी, कैटेगराइज जो की गई थी चीजें। कैटेगरी ए में कौन सी है, सेंट्रल लेवल, कैटेगरी बी में कौन सी है, स्टेट लेवल परियोजना। ठीक है, उसके बाद फिर एक चीज और गई थी कि जो सेंट्रल लेवल की परियोजनाएं हैं, ठीक है, उन्हें स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं होती है। क्यों भाई, स्क्रीनिंग का मतलब यह है कि स्क्रीनिंग का मैंने आपको क्या बताया, स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग। स्क्रीनिंग में बताया था कि विधायी अनुमोदन की जरूरत है या नहीं है, इसकी जांच की जाएगी। तो भाई जो सेंट्रल लेवल की योजना है उन्हें तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, कंपलसरी है। ठीक है, तो अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी चाहिए ही चाहिए। और इसमें इसमें क्या है, क्या श्रेणी बी वालों को स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता, हाँ भाई स्क्रीनिंग होती है। अब स्क्रीनिंग के बेसिस पर जो कैटेगरी बी इंडस्ट्री है, ठीक है, लेवल की परियोजना है, उन्हें भी 2 पार्ट्स में बड़ा डिवाइड किया गया है। इसमें B1 और B2। तो B1 और B2, अब B1 वाले जो होंगी उन्हें क्या जरूरत पड़ती है, तो भाई बिल्कुल, तो B1 वाले को जरूरी है। ठीक है, और B2 वाले को जरूरी नहीं होती। तो ये कैटेगरी आपको याद रखनी कि भैया कैटेगरी ए, सीधी सी बात है, 2006 के रूल्स आए, नोटिफिकेशन आया, ठीक है, EIA का। कैटेगरी ए सेंट्रल लेवल, और जब सेंट्रल लेवल पर है तो भैया स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, मीन्स उसे कंपलसरी लेनी ही लेनी है मंजूरी, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना ही लेना है। सेकंड, बी कैटेगरी स्टेट लेवल। अब स्टेट लेवल पे है तो स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ेगी। अब उन्होंने स्क्रीनिंग के बेसिस पर जो कैटेगरी बी है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, B1 और B2। जो B1 कैटेगरी वाली परियोजना है उन्हें
EIA या फिर पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता है तो बिल्कुल है, EIA की आवश्यकता पड़ती है, EIA की। और जो B2 है उन्हें EIA की आवश्यकता नहीं होती, मीन्स सीधी सी बात है स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि जो जिन्हें नहीं होती है स्क्रीनिंग की आवश्यकता, तो उनका मतलब ये है कि भाई उन्हें क्या है, अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी लेनी ही लेनी होगी। स्क्रीनिंग का मतलब ही यही है कि भाई अनुमोदन लेना है नहीं लेना है, सीधी सी बात है। मीन्स हाई फाई कुछ इंडस्ट्री होगी, इसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसे लेना ही लेना है कंपलसरी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे उस चीज़ को, ठीक है। स्क्रीनिंग, ये स्क्रीनिंग की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनिंग जरूरी है और यहाँ पर नहीं है, ओके। अगर आपने स्टेप समझा होगा, प्रोसेस समझी होगी अच्छे से, तो यहाँ पर आप स्क्रीनिंग का मतलब समझ रहे होंगे, नॉट स्कोपिंग, स्क्रीनिंग, ठीक है। पर्यावरण मंजूर की आवश्यकता है, विधायी अनुमोदन की आवश्यकता है या नहीं है। चलिए, ये तो हो गया आपका 2006 वाले रूल्स। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एक कैटेगरी वाला, लाइक कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये किया था हमने 2006 में, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज में डिवाइड किया था हमने। MOEFCC ने किया था ये, किसने किया था भैया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया था। उनके पॉल्यूशन लोड के ऊपर आपको ये चीज भी याद रखनी है कि भैया जो कैटेगरी जो की गई थी वो किसके बेसिस पर की गई थी। वो इस चीज से क्वेश्चन बना सकता है, वो कह सकता है कि इंडस्ट्री के टर्नओवर के ऊपर या फिर इंडस्ट्री के कुछ और चीज़ों के ऊपर। तो नहीं भैया, हमें पता है इंडस्ट्री के पॉल्यूशन लोड के ऊपर कि कौन सी इंडस्ट्री कितना पॉल्यूशन निकाल रही है, ठीक है, उसे किस कैटेगरी में रखना सही है। अब ऐसे ही एक तो है, मैं आपको बता देता हूं, एक है आपकी वाइट इंडस्ट्री। वाइट इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि नॉन पॉल्यूटिंग है, नॉन पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन निकाल नहीं रही। दूसरा कौन सी है, दूसरा है ग्रीन, ग्रीन इंडस्ट्री। इसका पॉल्यूशन रेंज कितना, 21 से 40, ठीक है। थर्ड आपकी है ऑरेंज, ऑरेंज इंडस्ट्री, उसका 41 से 59 तक है पॉल्यूशन लोड। और चौथी आपकी रेड इंडस्ट्री, जिसके लिए EIA की जरूरत होगी ही होगी कंपलसरी, तो ये 60 से ऊपर इसका पॉल्यूशन लोड है, ठीक। तो ये मैंने आपको कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, जहां से मैं देखो पूरा ये मतलब CSC सिविल सर्विसेज के लेवल का ये EIA मैं आपको करवा रहा हूँ पूरा पूरा। अब यहाँ से क्वेश्चन वो किसी से बना सकता है, ठीक है, इंडस्ट्री से बना सकता है, वो आपके 2006 के नोटिफिकेशन से बना सकता है, ठीक है, कैटेगरी वाली बात से बना सकता है वो क्वेश्चन, पब्लिक हियरिंग को लेकर बना सकता है, या फिर अप्राइजल कमेटी जो अपना डिसीजन देगी उस डिसीजन से बना सकता है, ठीक है, कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर सकता है, वो इंडिया के अंदर कब आए वो बात कर सकता है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद जो मेन मुझे बताना है वो है आपके ये रहा ओवरव्यू ऑफ EIA 2020 प्रोविजंस, जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें निकल कर आई थी वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये रहा, ओके। तो भाई एक तो कैटेगराइजेशन वाली बात आई थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, उनके लिए जरूरी है। एक आया था पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, इसका मतलब क्या है, देखो इनका मतलब आज बताता हूं आपको। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जैसे मैंने इंडस्ट्री लगाई तो इंडस्ट्री से पहले सारी चीजें मेरी चेक कर ली जाएंगी EIA प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। फिर मुझे क्लियरेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद जब मुझे क्लियरेंस मिल जाएगा तब मैं अपनी कंपनी लगा सकता हूँ या फिर वो परियोजना जो है वो मैं चला सकता हूँ। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि कई बार जो मिनिस्ट्री के लोग आते हैं वो कह देते हैं कि आपने ऐसे कैसे बिल्डिंग बना ली जब तक आपको क्लियरेंस नहीं मिला है, हम इस बिल्डिंग को तोड़ देंगे अगर आपकी सारी चीज़ें सही नहीं हुई, तो थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो आपकी बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी, ठीक है, आपने जो ये दीवार खड़ी की है वो तोड़ दी जाएगी। ऐसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा मूवीज के अंदर। तो सेम चीज़ यही है,
ठीक है। अमेंडमेंट से पहले सेम चीज़ यही थी कि सबसे पहले आपकी सारी चीज़ें आपको सिर्फ ज़मीन के बारे में बताना है कि भैया ये ज़मीन है और यहाँ मैं कंपनी लगाऊंगा, इस कंपनी ये इस रिलेटेड से मेरी कंपनी है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर कर लेंगे। बट 2020 के अमेंडमेंट में हुआ क्या कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, इसमें ये चीज़ बोल दी गई कि भैया आप एक काम करो, ये XYZ आपकी जो इंडस्ट्री है ना, आप इंडस्ट्री लगा लो। पूरी पूरी इंडस्ट्री मैंने लगा ली कंप्लीट। फिर कंपनी जब मेरी इंडस्ट्री लग गई उसके बाद मैं अपना क्लियरेंस लेने जा रहा हूँ, एनवायरमेंट क्लियरेंस। तो ये चीज़ दी गई थी कि आपके कंपनी में या परियोजना में देरी नहीं होनी चाहिए, आप ये काम शुरू कर दो, आप ये लगा लो और आपका जो क्लियरेंस है वो होता रहेगा। सीधी सी बात ये है। अब इसी एक चीज को लेकर ये जो पोस्ट फैक्ट क्लियरेंस है ना, ये इसी एक चीज को लेकर 2025 में एक केस हुआ था। मैं आपको केस का नाम बता देता हूं, वन शक्ति वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। वन शक्ति वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था। इसमें यही चीज के ऊपर बात उठाई गई थी कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस क्यों दे रहे हो आप लोग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया था इसका पोस्ट फैक्ट क्लियरेंस के ऊपर कि आप मान के चलो वो जब इंडस्ट्री ना लगाई, इतना पैसा उसने लगा दिया, वो कौन देगा। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर ये चीज बोली गई थी कि अभी देखो क्या डिसीजन है क्या नहीं, बस इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया है इस चीज को, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भैया पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस वाली जो चीजें हैं, क्लियरेंस का सीधा सा मतलब है गो हेड, आप बना सकते हो, तो वो चीज तो 2006 वाले नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बता दी गई थी। ठीक है, क्लियरेंस वाली बात है। ओके, तो ये चीज थी। सेकंड है एक्सपेंड प्रोजेक्ट स्कोप, जो स्कोप है उसको बढ़ाया गया। ऑनलाइन सबमिशन प्रोसेसिंग, जितने भी प्रोसेस वगैरह हैं वो ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं वो आप बता सकते हो। मेनली आपको क्या करना है, एक तो पोस्ट फैक्टो वाला, दूसरा है आपका होगा लाइक पब्लिक कंसल्टेंसी टाइम, पब्लिक हियरिंग, दूसरा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है जो लाइक रिपोर्ट्स के जो इशू है कंप्लायंस। ठीक है, जो पोस्ट क्लियरेंस ये रहा। ठीक है, रिपोर्ट वाली चीज कहाँ गई, ऑनलाइन सबमिशन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, यही 1 2 3। ठीक है, ये चीज आपको मेनली पता होनी चाहिए। पब्लिक कंसल्टेंस टाइम ये आपका क्या था, मैंने आपको पहले बताया था, पहले था 30 दिन। ठीक है, 2020 के संशोधन के बाद इसे कितना कर दिया, इसे कर दिया 20 दिन घटा के। तो ये चीज पता होनी चाहिए, 30 से 20 कर दिया। उसके बाद कंप्लेंस रिपोर्ट इशू, अगर मान चलो रिपोर्ट्स वगैरह कुछ दे रहे हैं तो उसमें अगर कोई इशू आ जाता है, तो क्या है कि 2006 वाले नोटिफिकेशन में ये चीज बोली गई थी कि जो प्रोजेक्ट के रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं उसकी रिपोर्ट्स हर 6 महीने में आपको देनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ती थी कि भाई ये रिपोर्ट है हर 6 महीने में। अब नया जो ड्राफ्ट निकाला है जो 2020 वाला है, ठीक है, इसमें भाई अब 1 साल में एक बार रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, तो 1 ईयर में एक बार। पहले हर 6 महीने पर थी, अब साल में एक बार होगी। ठीक है, तो यही हमारा मेनली EIA वाला था, जिसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देखी। EIA क्या है, ठीक है, कंपोनेंट्स देखे, EIA का ऑब्जेक्टिव्स देखे, पार्टिसिपेंट्स देखे, EIA की प्रोसेस देखी, उसमें फिर हमने इंडिया के अंदर देखा। ठीक है, फिर कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में बात की, कैटेगराइजेशन, EIA की प्रोसेस देख ली। उसके बाद 2006 के नोटिफिकेशन क्या थी वो बारे में बात की, कैटेगरी A कैटेगरी B। उसके बाद हमने 2020 में जो अमेंडमेंट हुए उसके बारे में बात की। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, तो आपको मेनली अमेंडमेंट वाले में 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना ही है EIA के अंदर मेनली। और आगे की चीज़ें जो हैं कि भैया जो EIA के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो चीज़ आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो फिर आपका मेंस लेवल का हो जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स लाइक UPSC में जब GS पेपर 3 में पूछा जाता है एनवायरनमेंट से, तो उसमें आपको लिखना पड़ता है फायदे क्या है, नुकसान क्या है, तो वो इश्यूज क्या है। वही है, रिपोर्ट्स वगैरह में कुछ नेगेटिविटी दिखा सकते हैं, वो पैसे लेके कुछ रिपोर्ट चेंज कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। आप रिपोर्ट्स बना रहे हो, उसके बेसिस पर आप किसी को लाइक पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है।
ठीक है, तो आज ये आपका एआई ये कंप्लीट है पूरी तरीके से। ठीक है, एक पूरा चैप्टर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से पढ़ना है भाई। और अगर आपको पूरा पूरा प्रोसेस समझ आ गया है, अच्छे से मैंने समझाया है, तो एक लाइक तो बनता है भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी बच्चों को शेयर करें। ठीक है, और ये सिर्फ लेखपाल के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।